हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक में। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर थोड़ा सा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करें ताकि हम लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि मेरा वीडियो आप सबको पसंद आ रहा है और आप सब अच्छे से इसको शेयर भी करते जा रहे हैं। काफ़ी बच्चों के पास ये पहुंच रहा है और इससे बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी बहुत सारे बच्चों का काफ़ी कमेंट आया हुआ था, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन समय को बर्बाद न करते हुए तुरंत हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में WBC पढ़ रहे थे और WBC में आज हम लोग पढ़ेंगे WBC के प्रकार। तो उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए जिन्होंने CBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ है और जिनको थोड़ी हिंदी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम दोनों लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे, हिंदी लैंग्वेज और हिंदी इंग्लिश में। तो बच्चों, WBC के प्रकार, दो प्रकार का WBC होता है। WBC के प्रकार हम इंग्लिश वर्ड यूज कर ले रहे हैं, टाइप ऑफ WBC, टाइप ऑफ WBC। तो दोस्तों, WBC के दो प्रकार होते हैं। WBC के दो प्रकार होते हैं। एक होता है कणिकामय, कणिकामय, जिसको दोस्तों बोला जाता है ग्रैनुलस। क्या बोलते हैं? ग्रैनुलस। जिसको जो है कणिकामय को बोला जाता है ग्रैनुलस, ग्रैनुलस। और दोस्तों, एक होता है अकणिकामय। एक प्रकार होता है अकणिकामय, अकणिकामय। इसको दोस्तों बोलते हैं ए ग्रैनुलस, ए ग्रैनुलस। इसको बोलते हैं ए ग्रैनुलस। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताए थे कि WBC के जो निर्माण है वो दो जगहों पे होता है। आपको याद होगा, पिछला वीडियो देखे होंगे तो। एक होता है अस्थिमज्जा में और एक होता है लसिका में। तो दोस्तों, जो ग्रेनुलस है यानी कणिका में है, कणिकामय, जो कणिकामय WBC है, इसका निर्माण जो है वो होता है कहाँ पे? अस्थिमज्जा में। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, है ना। तो इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, अस्थिमज्जा में। दोस्तों, हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हुए चल रहे हैं। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, यानी जिसको बोन मैरो बोलते हैं। अकणिकामय तीन प्रकार की होती हैं। अकणिकामय आपके तीन प्रकार के होते हैं, तो आप नोट करेंगे अकणिकामय WBC के प्रकार। यानी एक होता है न्यूट्रोफिल्स, और सेकंड है बैसोफिल्स, दोस्तों हिंदी में भी इसका यही नाम है, बैसोफिल्स। और थर्ड होता है एसिनोफिल्स, ये होता है न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स और एसिनोफिल्स। ये तीनों ही अकणिकामय यानी ग्रैनुलस WBC के प्रकार हैं। दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स हमारे शरीर में यानी ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि 60 से 70% तक पाया जाता है, 60 से 70% तक पाया जाता है। और बैसोफिल्स जो है वो सबसे कम मात्रा 0 से 1% के बीच में पाया जाता है। और एसिनोफिल्स जो है वो 2 से 5% के बीच पाया जाता है। दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये संक्रमण के समय जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है। किसकी? न्यूट्रोफिल्स की मात्रा संक्रमण के समय बढ़ जाती है। दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। तो अब है अकणिकामय। अभी आपने पढ़ा कणिकामय और कणिकामय के तीन प्रकार, न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, एसिनोफिल्स। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अकणिकामय। अकणिकामय
अकणिका में WBC। अकणिका में WBC, इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका निर्माण जो है, अभी आपने सुना कि WBC का निर्माण अस्थिमज्जा और लसिका में होता है। WBC के दो प्रकार थे, कणिकामय और अकणिकामय। तो कणिकामय का निर्माण जो है वो अस्थिमज्जा में हो गया, और अकणिकामय का निर्माण कहाँ होता है? लसिका में होता है। कहाँ होता है? लसिका में। लसिका में, यानी लसिका में इसका निर्माण होता है। और आप देखिए, कणिकामय में केंद्रक जो है वो छोटे छोटे लूप में बटा होता है, जबकि अकणिकामय में केंद्रक जो है बड़ा होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि अकणिकामय में केंद्रक जो है वो बड़ा होता है। और ये जो है अकणिकामय के दो प्रकार हैं। कौन कौन सा? एक तो है अकणिकामय के दो प्रकार, एक है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, और दूसरा है मोनोसाइट। क्या है? मोनोसाइट्स। तो अकणिकामय के दो प्रकार, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। दोस्तों, लिम्फोसाइट की मात्रा ब्लड में लगभग 20 से 25% के आसपास होती है, 20 से 25%। और जबकि मोनोसाइट की मात्रा जो है वो आपका 5 से 10% के बीच में होता है। 5 से 10% के बीच, 5 से 10% के बीच जो है वो होता है आपका गर्मनेस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तो लिम्फोसाइट की मात्रा आपको पता चल गया कि लिम्फोसाइट 20 से 25% और मोनोसाइट 5 से 10% के बीच होती है। दोस्तों, अकणिकामय का कार्य क्या है? प्रमुख कार्य। तो अकणिकामय जो ब्लड है उसमें आपको पता है कि लिम्फोसाइट पाया जाता है, और अकणिकामय WBC का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो अकणिकामय WBC के द्वारा किया जाता है। एक मिनट, अकणिकामय WBC के कार्य जो हैं, कार्य आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट नोट करके याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपको याद रहेगा। वैसा हिस्ट्री की तरह लिख लीजिए और याद करते जाइए, भूल जाएंगे, दिमाग में ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से टेक्निकल वर्ड से लिखा जाता है। अकणिकामय WBC के कार्य क्या है? कार्य क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण करना। एंटीबॉडी का निर्माण। तो आप समझ गए होंगे कि अकणिकामय WBC का कार्य क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण करना। दोस्तों, लिम्फोसाइट जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट, अभी आपने पढ़ा, ये लिम्फोसाइट किसका भाग है? तो ए ग्रैन्युलोस यानी अकणिकामय WBC का भाग होता है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जो है दो प्रकार के होते हैं। आप ये होता है, एक होता है टी लिम्फोसाइट, और एक होता है बी लिम्फोसाइट। दोस्तों, टी लिम्फोसाइट जैसे कोई एड्स वगैरह में ये टी लिम्फोसाइट की मात्रा कम हो जाती है। जैसे तो होता क्या है कि टी लिम्फोसाइट की मात्रा कम होने से WBC की मात्रा कम होती है, और WBC की मात्रा कम होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है घट जाती है। और यही कारण है कि धीरे धीरे व्यक्ति जो है कई रोगों से ग्रसित हो जाता है, और कई रोगों से ग्रसित होने के बाद उसकी जो है लास्ट में डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग अभी आगे स्लाइड को करते हैं और आगे पढ़ते जाते हैं। दोस्तों, आई होप कि आप जो है सारा नोट्स बना रहे होंगे। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसे शेयर करते जाएं, और अगर आप वीडियो पे पहली बार हैं, चैनल पे पहली बार हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे जिनको आवश्यकता है, जिनको इस प्रकार की वीडियो इकट्ठा पूरा क्वेश्चंस नहीं मिल पाते एक जगह, वो परेशान रहते हैं बेचारे खोजने में। तो यहाँ पे हर क्वेश्चंस जो है इकट्ठा है, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप ये बहुत मेहनत करके पूरी क्वेश्चन को इकट्ठा किया गया है दोस्तों। तो आप जो है इसको शेयर कर दें, ताकि उन बच्चों के पास भी पहुँच जाएँ जो काफ़ी जगहों पर किताबों में क्वेश्चंस को ढूंढते हैं। तो दोस्तों, आगे है, स्टार्ट करते हैं हम लोग बिम्बाणु। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोला जाता है इसको।
दोस्तों प्लेटलेट्स क्या होती है? अब आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी, ये भी प्लेटलेट्स क्या है, डब्ल्यूबीसी का है भाग है। आपने पढ़ा था कि जो ब्लड है, ब्लड के कितने पार्ट हैं, तो इसी में आपको पढ़ना है एक बिम्बाणु। और बिम्बाणु क्या होता है? तो बिम्बाणु जो है वो होता है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स में जैसे आपने पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं होता, कि होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसी प्रकार से है बिम्बाणु, ये भी एक ब्लड का भाग है, और बिम्बाणु जो है इसमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? बिम्बाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कटकुट का निशान मार दिए, इसका मतलब बिम्बाणु में या प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। यही कारण है कि देखिए, जब डेंगू मरीज होता है तो उनको प्लेटलेट्स, एक व्यक्ति का प्लेटलेट्स दूसरे में चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों बिम्बाणु जो है स्तनधारियों के रक्त में पाए जाते हैं। जैसे हम सभी स्तनधारी में आ जाएंगे तो स्तनधारियों के रक्त में पाए जाते हैं, स्तनधारियों के रक्त यानी ब्लड में, मैमल्स के ब्लड में ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। दोस्तों देखिए बिम्बाणु का कार्य क्या है? तो बिम्बाणु का कार्य जो है, आप लिख पा रहे होंगे, प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है बिम्बाणु का, प्लेटलेट्स का जो कार्य है, वो होता है रक्त का थक्का जमाना। क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना, यानी ब्लड क्लोटिंग का काम होता है। क्या होता है? रक्त का थक्का जमाना, यानी कि ब्लड क्लोटिंग का काम ये करता है। ब्लड, दोस्तों सीबीएसई बोर्ड वाले भी हैं बच्चे, ब्लड क्लोटिंग का इसका काम होता है। तो दोस्तों देखिए, आपसे पूछा जाता है कि थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं? एक वर्ड आता है थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं दोस्तों? बिम्बाणु बनने की जो प्रक्रिया है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि बिम्बाणु बनने की प्रक्रिया, यानी आपसे दे देगा थ्रोम्बोसाइट क्या है, मोनोसाइट क्या है, तो आपको थ्रोम्बोसाइट क्या है, तो ये होता है बिम्बाणु बनने की प्रक्रिया, यानी जो बिम्बाणु बनने की प्रक्रिया है, प्लेटलेट्स बनने की प्रक्रिया है, ये कहलाता है आपका बिम्बाणु बनने की प्रक्रिया। बिम्बाणु बनने की प्रक्रिया यानी बिम्बाणुओं का बनना जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स कहलाता है। दोस्तों प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो जीवन काल आपको पता है कि प्लेटलेट्स टॉपिक चल रहा है, तो जीवन काल इसका कितना हो जाएगा? 1 से 10 दिन या 1 सप्ताह। इसका जो है जीवन काल 1 सप्ताह होता है। आपके मन में आ रहा होगा और नहीं आ रहा है तो आना चाहिए कि अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या, स्वस्थ मनुष्य में प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स को बीपी हम लिख दे रहे हैं, ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त प्लेटलेट्स है, तो इसकी संख्या जो है 1.5 से 3 लाख के आसपास यानी बीच होना चाहिए। इसलिए दोस्तों कहा जाता है ना कि इसकी संख्या 1000 में, प्लेटलेट्स की संख्या 1000 में आ गई यानी उसकी प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स जो है आपको चढ़ाना पड़ता है। दोस्तों यही रीज़न है कि डेंगू वाले मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनमें प्लेटलेट्स की कमियाँ हो जाती हैं, है ना। अब दोस्तों एक वर्ड आता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या? दोस्तों ये सारा क्वेश्चन पूछा गया, आप पिछला पेपर उठा करके देख सकते हैं, एसआई, ग्रुप डी, रेलवे और ये लेखपाल वगैरह की, तो आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा। आप पिछला पेपर जो है यूट्यूब वगैरह या फिर कहीं भी आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, तो ये देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है भाई? तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दोस्तों जब प्लेटलेट्स की मात्रा, प्लेटलेट्स की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। आप ऐसे नीचे एरो लगा दे रहे हैं हम, इसका मतलब सामान्य से कम हो जाती है। और एक और आता है वर्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस।
अब आप समझ गए होंगे कि थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस आप समझ गए होंगे कि थ्रोम्बोसाइटोसिस में हम क्या कहना चाहते हैं। तो अभी वो क्या था, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है, जबकि थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है, प्लेटलेट्स यानी बीपी, ब्लड प्लेटलेट्स, बीपी वो वाला बीपी नहीं कि ब्लड प्रेशर है ना, बीपी का मतलब ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, सामान्य से अधिक, सामान्य से ऊपर की तरफ एरो लगा रहे हैं, इसका मतलब बढ़ जाती है, सामान्य से अधिक हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोसिस। आप देखेंगे जब डॉक्टर रिपोर्ट लिखता है तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा रहेगा कि आपकी प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ गई है, प्लेटलेट्स की मात्रा घट गई है, वो लिखेगा थ्रोम्बोसाइटोसिस, वो लिखेगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, आप सारा नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे, आपके पास काफ़ी नोट्स तैयार भी हो गए होंगे। तो दोस्तों हम लोग आगे यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, रक्त समूह यानी ब्लड क्लोटिंग, रक्त समूह, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। आप दोस्तों अगर आप इसमें कोई और सुधार चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ करके कि आप जो है वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और इसके पीछे आप अपने पढ़ाई के प्रति जो है थोड़ा सा जागरूक हैं। दोस्तों रक्त समूह, जैसा कि आप सबको पता है कि रक्त समूह को 4 भागों में डिवाइड किया गया, ये सब आप लोग जानते होंगे, ए बी और ए और बी और ओ। तो ये 4 वर्ग, मतलब एक ए, एक बी और एक ए बी और एक ओ, इनके बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों हम और भी आपको ऐसे ऐसे ब्लड ग्रुप बताएंगे ना, आप सुन करके मजा आ जाएगा आपको पढ़ करके। दोस्तों देखिए पहले तो वैसे तो आप ऐसे ऐसे जानते हैं, लेकिन हम लोग जो है थोड़ा सा इसके आगे बढ़ के काम करेंगे और देखिए क्या होता है कि ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह क्या होता है। तो दोस्तों पहले हम ये चाहेंगे कि ब्लड ग्रुप की खोज कौन किया था, इसके लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो लैंड स्टीनर द्वारा किया गया। किसके द्वारा, लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया। और इनको जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। दोस्तों आई होप कि आप जो है पूरा का पूरा नोट कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो आगे बढ़ जाता है तो उसको पुश करके रोक करके आप उसको नोट कर लें। दोस्तों एक बढ़िया सा नोट्स आपका एक ही जगह पे तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा जो रक्त समूह की लैंड स्टीनर खोज किया था वो किया था ए बी और ओ की। इसके साथ में कई काम करने वाले डी क्रॉस्टलो एंड एस्टरली भी थे जिन्होंने ए बी रक्त समूह की खोज की थी। आप नाम फिर से सुन लेंगे, डी कॉस्टेलो एंड एस्टरली। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जो रक्त समूह बांटा गया है वो किसके आधार पर बांटा गया है। तो रक्त समूह जो है, रक्त समूह क्वेश्चन बहुत टाइप से देता है कि रक्त समूह बांटा गया है एंटीजन के आधार पे, एंटीबॉडी के आधार पे, मतलब ऐसे ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो जो रक्त समूह है वो एंटीजन के आधार पे बांटा गया है। किसके आधार पे, एंटीजन, एंटीजन के आधार पर रक्त समूह बांटा गया है। अगर जिस व्यक्ति का एंटीजन ए है उसका रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप ए है, जिसका एंटीजन बी उसका ब्लड ग्रुप बी, इस प्रकार से दोस्तों बांटा गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं रक्त समूह, एक तरफ लिख लेते हैं रक्त समूह, रक्त समूह, और एक तरफ लिख लेते हैं एंटीजन, एंटीजन। दोस्तों एंटीजन क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। दोस्तों एंटीजन रक्त समूह अगर ए है तो उसमें आपको पता हो गया कि एंटीजन के आधार पे ही रक्त समूह बांटा गया है। तो अगर रक्त समूह ए है तो एंटीजन कौन सा होगा, ए, यानी ए एंटीजन है तो रक्त समूह ए। लेकिन एंटीबॉडी जस्ट इसका उल्टा, और वो स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। जैसे रक्त समूह ए है एंटीजन ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। अगर रक्त समूह बी है तो एंटीजन कौन सा होगा, बी, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगी, जस्ट इसका उल्टा स्मॉल ए।
अगर एंटीजन ए बी है तो दोस्तों इसका रक्त समूह भी क्या होगा, ए बी होगा। और इसमें जो है वो क्या होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और अगर एंटीजन अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में रक्त समूह ऐसा नहीं कि अनुपस्थित होगा, उसमें ओ रक्त समूह होता है और इसमें एंटीबॉडी क्या होती है, ए बी होती है। और यही रीजन है कि ओ रक्त समूह का ब्लड जो है किसी भी ए बी और ए बी वालों को चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही पाए जाते हैं और इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। दोस्तों आगे चलते हैं। तो आई होप कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और आगे नेक्स्ट डे जो है हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक को RH फैक्टर वगैरह भी पढ़ना है। रक्त का आदान प्रदान किस में से कैसे किया जाता है, कौन किया था सबसे पहले, किस में से ब्लड निकाला गया, किस बच्चे या 15 वर्षीय बच्चे को चढ़ाया गया था। तो ये सारी बातें जो है हम लोग आगे वाले क्लास में, आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये उन बच्चों तक पहुँचे जिनको ज़रूरत भी है। और दूसरी बात दोस्तों, आपका एक शेयर, एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आप जो है इसको ईमानदारी से आगे बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।